नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला बोनस में। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं बोनस पॉइंट, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जो देश और दुनिया की तमाम खबरों को समेटकर पिरोकर लेकर आता है एक शो में। मेरे साथ स्टूडियो में द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ चर्चा शुरू करें, खबरों पर विश्लेषण शुरू करें, उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी थीम्स, कौन सी बड़ी खबरें हमारे शो का हिस्सा हैं। शुरुआत आरबीआई के एक निर्देश के साथ जो उन्होंने एनबीएफसीज को दिया। एनबीएफसीज को आरबीआई का नया निर्देश, कर्ज की अधिकतम सीमा स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल साफ कहा है आरबीआई ने कि जो भी आपकी मैक्सिमम रेट है वो आपको अपने ग्राहकों को बतानी पड़ेगी। क्या मैक्सिमम रेट होती है, क्यों बतानी पड़ेगी, ऐसा क्यों कर रहा है आरबीआई, ये समझेंगे। बीएसएनएल एमटीएनएल की संपत्ति बिकेगी, ये हमारी अगली खबर होगी। 16,000 करोड़ रुपए जुटाने का एक टारगेट है सरकार का। उम्मीद है कि 16,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे अगर अतिरिक्त संपत्ति बेच दी जाएगी बीएसएनएल और एमटीएनएल की। क्या बिक पाएगी संपत्ति, इसकी पड़ताल करेंगे। स्विगी जोमैटो को भारी नुकसान, दोनों ही कंपनियों के रेवेन्यू बढ़े लेकिन एक का मुनाफा कम हुआ और दूसरे का घाटा बढ़ गया। नतीजों के भीतर क्या है, नतीजों की पड़ताल करेंगे और नतीजों के बाद शेयरों की पिटाई हुई, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद खबर आएगी दिवालिया कानून से जुड़ी। घर खरीदारों को राहत की एक खबर आई है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि दिवालिया प्रक्रिया के दौरान भी घर खरीदारों को उनके घर में पोजीशन मिल सकेगा। कैसे लागू होगा फैसला, क्या इस फैसले का मतलब है, क्या असर होगा, ये सब कुछ हम इस खबर में चर्चा करेंगे। इसके बाद आरबीआई पॉलिसी का कर्टेन रेजर। कल आरबीआई की पॉलिसी सुबह 10 बजे आपको पता चल जाएगा कि देश में नीतिगत दरों पर आरबीआई ने क्या फैसला लिया। लेकिन अब जब मीटिंग चल रही है तो कौन कौन सी चिंताएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, महंगाई का खतरा कितना गहरा है, क्या ब्याज दरें घटेंगी नहीं घटेंगी, घटने से फायदा होगा या नुकसान होगा, इन सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे आरबीआई की पॉलिसी से ठीक पहले। फिर दिन की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और ट्रेंडिंग खबर जो है वो है ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं बस उसके बाद से हर दिन वो कुछ नया कर रहे हैं। आज की हमारी पेशकश है ट्रंप मान जाओ ना। सब कुछ किया जा रहा है ट्रंप को मनाने के लिए, बजट के रास्ते, टैरिफ के रास्ते, डील के रास्ते। लेकिन क्या ट्रंप मानेंगे? क्या क्या लेकर मानेंगे ट्रंप, कैसे मानेंगे ट्रंप, क्या करने की तैयारी है, इतनी अफरा तफरी क्यों है, भारत पर असर क्या होगा, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे ट्रंप मान जाओ ना इस थीम पर। और इसके बाद सैम ऑल्टमैन पर चलेंगे जो इस समय भारत में हैं। भारत में वो आईटी मिनिस्टर से मिले, क्यों इतने बेचैन हैं ऑल्टमैन, क्या डीप सीक की चिंता सता रही है सैम को, ये सब हम कुछ समझेंगे। और दूसरी तरफ सैम की दूसरी चिंता जो है वो है मस्क। अमेरिका में छिड़ गई है वॉर, सैम बनाम मस्क। एलन मस्क जो हैं टेस्ला के मालिक, वो शुरुआत से एआई के विरोध में हैं। कानूनी लड़ाई छिड़ गई है, तो दोहरी समस्या में फंसे हैं सैम ऑल्टमैन, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आखिरी खबर आज की होगी टेमू और शीन पर सख्ती। ईयू ने, अमेरिका के बाद ईयू ने अब इन कंपनियों पर सख्ती की है। सस्ते और सुरक्षित उत्पाद भेजने की, बेचने की, डालने की ये तैयारी है। आगे बढ़ते हैं हम। अब पहली खबर जिस पर हमें आज चर्चा करनी है और जो पहली खबर है वो खबर है आरबीआई का एनबीएफसी को जो निर्देश है उस पर। तो आरबीआई ने एनबीएफसीओ से ये कहा है कि आप अपना जो मैक्सिमम रेट का डिस्क्लोजर है, आप उस डिस्क्लोजर के पे मैक्सिमम रेट बताइए। अब ये समझिए मैक्सिमम रेट क्या होती है। मैक्सिमम रेट यानी वह दर जिस पर आप अगर किसी ग्राहक को कर्ज दे रहे हैं तो उसको अगर वो सभी उसमें हिडन फीसेस, सर्विस चार्जेस, फाइल क्लोजर चार्जेस, प्री पेमेंट चार्जेस, सब तरह के अगर चार्जेस लगा दे तो उसे अधिकतम कितनी रेट पर कर्ज देना चुकाना पड़ेगा, उसको कहते हैं मैक्सिमम रेट। तो
आरबीआई ने एनबीएफसी से कहा कि जब आप किसी ग्राहक को कर्ज दें तो उसे उसकी मैक्सिमम रेट बताएं, और दूसरा, जो भी आप मैक्सिमम रेट तय करें किसी भी तरीके के लोन पर, उसका अप्रूवल आपके एनबीएफसी का जो बोर्ड है उससे आपको उसका अप्रूवल लेना होगा। ये निर्देश बड़ा अहम है एनबीएफसी की दृष्टि से। अब सर, मेरा पहला सवाल कि ऐसा आरबीआई ने किया क्यों? रिजर्व बैंक के पास इस तरीके की शिकायतें पहुंच रही हैं लगातार कि एनबीएफसी खासतौर पर जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जो नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, वो ग्राहकों से वास्तविक रेट की जानकारी छिपाती हैं। यानी उनके कार्ड पर कोई दूसरा रेट लिखा होता है, लेकिन जब बाकी फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ी और बाकी चीज़ों को मिला लिया जाता है तो ये फ़ीस महंगी हो जाती है। हाल फिलहाल के महीनों में आरबीआई के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि बैंक एनबीएफसी की तरफ से उतनी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है ग्राहकों को कर्ज की ब्याज दर की जानकारी देने में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एनबीएफसी आमतौर पर इस तरह उन ग्राहकों को लोन देती है जिनके पास सूचनाओं का अभाव है, जिन्हें वित्तीय व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं है, जो एनबीएफसी की तरफ से दिए गए लोन के डॉक्यूमेंट्स को और दस्तावेजों को कायदे से समझ नहीं पाते हैं। अंततः वो ज़्यादा ब्याज दर चुकाते हैं, जबकि उनसे कम ब्याज दर का या किसी दूसरी ब्याज दर का वादा किया जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हाल में आरबीआई के भी आंकड़े आए थे, सरकार को भी ये पता है, इकोनॉमिक सर्वे में इस बात का संकेत है कि भारत में परिवारों की पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, और इस कर्ज के बोझ की बढ़ोतरी में एनबीएफसी से लिया गया कर्ज भी शामिल है। खासतौर से कंजम्पशन के लिए, सामान खरीदने के लिए, मोबाइल्स खरीदने के लिए जो लोन लिए जा रहे हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा एनबीएफसी का है। वहाँ भी इस तरीके की गफलत या सूचनाएं छिपाने की शिकायतें आई हैं, और इसलिए अब अगर आप एनबीएफसी से कर्ज ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि पूरी इंटरेस्ट रेट क्या है, सारी सुविधाओं और सेवाओं को मिलाकर क्या ब्याज दर ली जाती, इस पर निगाह ज़रूर रखें और इसकी जानकारी ज़रूर मांगें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपको लोन की कोई दूसरी रेट बताई जाती है और फाइनली जब आपको कर्ज दिया जाता है तो उसकी ब्याज दर कुछ दूसरी हो जाती है। बिल्कुल, तो ट्रांसपेरेंसी बने। एनबीएफसी अगर ऊंची दर पर कर्ज दे रहे हैं, ग्राहकों का कोई उत्पीड़न तो नहीं हो रहा है, कोई शोषण तो नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखा जाए। आरबीआई इसी अभीष्ट के साथ, इसी उद्देश्य के साथ ये नियम लेकर आया है। अगली खबर जो है एमटीएनएल और बीएसएनएल के स्टेक सेल प्लान को लेकर है। कहा यह गया है कि जितनी भी बीएसएनएल और एमटीएनएल की अतिरिक्त संपत्तियां हैं, जिनका वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या वो अब खाली हैं, उनको बेचकर सरकार 16,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। 16,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए दो और काम कहे गए हैं। पहली बात ये पता चली है कि ये जो अप्रूवल है अब ये फाइनल स्टेज में है। एनएलएमसी यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, इन दोनों के पास ये फाइल सब फाइनल स्टेज में है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो कही गई वो ये कही गई है कि डीडीए से और म्हाडा से ये कहा गया है कि आप कोई भी चार्जेस जो हैं वो इन पर ना लगाएं, और जिससे कि इनके ईजी सेल हो सके, इस पर आप ये वेवर दे दीजिए। सर, अब पहला और सीधा सवाल यही है, क्या संपत्तियां बिक पाएंगी? एमटीएनएल की एसेट्स बेचने को लेकर पिछले 2 साल से प्रयास चल रहा है। एमटीएनएल बीमार है, सरकार की तरफ से पैकेज दिया गया, एमटीएनएल का मर्जर भी बीएसएनएल में किया गया। एमटीएनएल एक कंपनी है जो लगभग टेलीकॉम के बाजार में अप्रासंगिक हो चुकी है, इरेलीवेंट हो चुकी है। इस कंपनी को 2 शहरों के लिए बनाया गया था, मुंबई और दिल्ली के लिए। वैसे इसका नाम महानगर टेलीफोन निगम था। इन बाजारों में काफ़ी पानी बह चुका है, निजी कंपनियां आ चुकी, प्रतिस्पर्धा खत्म हो चुकी है। दोनों कंपनियां लगभग प्रतिस्पर्धा से बाहर हैं। बीएसएनएल को रिवाइवल का पैकेज भी दिया जा चुका है, अंततः इसका विलय बीएसएनएल में किया गया है। एमटीएनएल की संपत्तियां, जिसमें लैंड है, जिसमें उसके ऑफिसेज हैं, खासतौर से बंबई की संपत्तियां हैं, जिन्हें बेचने के लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, जो एसेट मोनेटाइजेशन के लिए सरकारी संपत्तियां बेचने के लिए बनाई गई संस्था है, उसने पब्लिक एंटरप्राइजेस के तहत फाइनल टेंडर शुरू किए हैं, जिससे कि इस कर्ज की एमटीएनएल के संपत्तियां बेचकर उस कर्ज की अदायगी की जा सके जो एमटीएनएल पर मौजूद है। लेकिन कानूनी दिक्कतों के कारण और बाजार में सही कीमतें ना मिलने के कारण अभी तक एमटीएनएल की संपत्तियों की बिक्री सफल नहीं हो सकी। इस साल फिर एक नए सिरे से कोशिश की गई है कि एमटीएनएल को किसी तरह से बाजार में बेचा जा सके। चलिए, अगली खबर वो है स्विगी और जोमेटो के नतीजों से जुड़ी। दोनों कंपनियों के नतीजे आए, दोनों प्रतिस्पर्धी कंपनियां, इसलिए इनकी साथ में हम लोग पड़ताल कर रहे हैं इनके नतीजों की। नतीजे क्या रहे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जोमेटो का जो नेट प्रॉफिट था वो पिछले साल से इस साल की तुलना में 57% घटकर 59 करोड़ रुपए रहा, जबकि जो रेवेन्यू था वो 64% बढ़कर 5,405 करोड़ रुपए रहा। यानी कि रेवेन्यू तो बढ़ा लेकिन जो मुनाफा था वो कम हुआ, पिछले साल से 57% कम हुआ।
क्विक कॉमर्स का जो इनका मार्केट था, जो ब्लिंकिट नाम से चलाती है जोमेटो, उसमें 117% की बढ़ोतरी हुई है। ये एक आंकड़ा है। स्विगी की तरफ आइए। स्विगी का जो नुकसान था वो 800 करोड़ हो गया तीसरी तिमाही में 524 करोड़ रुपए से बढ़कर, जबकि आय भी बढ़ी। आय 31% बढ़ी, 3,993 करोड़ रुपए इनकी ईयर ऑन ईयर, यानी कि पिछले साल की तीसरी तिमाही से इस साल की तीसरी तिमाही में 31% का जंप आया। और इनका जो क्विक कॉमर्स मार्केट है, जिसको इंस्टामार्ट के नाम से चलाते हैं, उसमें 114% की तेजी आई। सर, आय बढ़ी, मुनाफे या तो घटे या फिर नुकसान बढ़ा, क्या कहानी है? नतीजों के भीतर क्या है? स्विगी और जोमेटो के को बढ़ रहे नुकसान की खबर आपको चौंकाएगी। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि पिछले 2 साल के भीतर इन कंपनियों ने रह रहकर अपनी फीस बढ़ाई है, प्लेटफॉर्म फीस लेनी शुरू की है। ये कंपनियां फ्री डिलीवरी से अब पैसा लेकर डिलीवरी तक आ गई हैं। दोनों कंपनियों की मार्केट में मोनोपोली है एक तरह से ऑनलाइन रेस्टोरेंट या ऑनलाइन फूड डिलीवरी के बाजार में। हम लगातार ये सुनते रहे हैं कि बाजार में डिमांड है और ऑनलाइन फूड बिक रहा है, पर इन कंपनियों के नतीजे जो हमें बता रहे हैं वो बाजार की कुछ दूसरी वास्तविकता है। अब ये पहले आपके सामने एक डेटा पॉइंट है जिसके जिन्हें हम बताने की कोशिश करेंगे। स्विगी के नतीजे खासे खराब हैं। जोमेटो का हालांकि थोड़ा सा मुनाफा दिख रहा है, पर स्विगी के मुनाफे में तेज गिरावट है। इसके भीतर की कई महत्वपूर्ण वजह हैं जो ऑनलाइन बाजार में, खासतौर से ऑनलाइन फूड डिलीवरी बाजार में बढ़ रहे दबाव को बता रही हैं। दोनों के का क्विक कॉमर्स, जिसे एक बार कहा गया था, जोमेटो की तरफ से ही कहा गया था कि ब्लिंकिट भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस है, उनमें नुकसान हो रहा है। हालांकि ब्लिंकिट का रेवेन्यू करीब करीब 117% बढ़ा है, लेकिन 103 करोड़ का नुकसान हुआ है। और इसकी वजह यह कि ब्लिंकिट को चलाने की कॉस्ट या इस तरीके की कोई सर्विस को चलाने की कॉस्ट जोमेटो के लिए ज़्यादा है। इसी तरह स्विगी का दूसरा जो प्रोडक्ट है इंस्टामार्ट का खर्च 32% बढ़ा है। और अब इन बाजारों में जेप्टो, जो कि अकेली कंपनी है, इन्हें सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा दे रही है। तो जो जोमेटो और स्विगी के लिए जो भविष्य के सबसे बड़े प्रोडक्ट थे, ये सबसे बड़ी सर्विसेज थी, वो दोनों सर्विसेज नुकसान में है और उस नुकसान का असर हमें इन दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट पर दिखाई दे रहा है। जो जोमेटो की एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो मैं आंकड़ों में देख पा रहा हूँ शुभम, वो करीब 420 रुपये के आसपास है। स्विगी की एवरेज ऑर्डर वैल्यू फूड में 390 रुपये के आसपास है। और डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर करीब 25 से 35 रुपये है। और इसमें 15% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। इस स्थिति में अब ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट, जो दोनों कंपनियों के भविष्य के सबसे बड़े बिजनेस थे, वो फिलहाल दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट पर सबसे बड़ी चुनौती और बोझ बन गए हैं। फलित क्या है इसका? फलित समझना ये ज़रूरी है कि जोमेटो के अलावा आने वाले समय में ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट की डिलीवरी पर भी अब प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई जा सकती है, या वहां भी कुछ अतिरिक्त चार्ज आ सकते हैं। तो जो ब्लिंकिट आपके घर पर तेजी से सामान डिलीवर कर रहा है, ग्रोसरी डिलीवर कर रहा है, उसके लिए आने वाले समय में जोमेटो को अपनी बैलेंस शीट ठीक करने के लिए वहां से भी कुछ अतिरिक्त राजस्व जुटाने की कोशिश करनी होगी। चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है दिवालिया कानून से जुड़ी खबर। यह है कि दिवालिया कानून में अगर कोई प्रक्रिया चल रही है किसी बिल्डर पर और उस प्रोजेक्ट में अगर कुछ मकान तैयार हैं, तो अब उन घर खरीदारों को मकान दिए जा सकते हैं जो तैयार यूनिट्स में जिनका पोजीशन बनता है। अब तक क्या होता था कि अगर कोई प्रक्रिया में कोई प्रोजेक्ट या कोई बिल्डर चला गया तो तैयार मकान भी दरअसल राह देखते रहते थे खरीदारों की या अपने मालिक की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनका रजिस्ट्रेशन, रेडी यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया है। सर, कितना महत्वपूर्ण फैसला है और क्या घर खरीदारों को घर मिल सकेंगे? ये बड़ा ज़रूरी फैसला है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर के इलाके में या मुंबई के इलाके में रह रहे हैं तो इस खबर से आप अपना राबिता कायम कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। भारत में पिछले 5 एक सालों में रियल एस्टेट सेक्टर में डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं, कंपनियां बैंकरप्ट हुई हैं और प्रोजेक्ट मुश्किल में फंसे हैं। ये सारा मामला बैंक्रप्सी कोर्ट में गया है, बैंकों ने अपनी वसूली शुरू की है। यहाँ जो सबसे बड़ी उलझन है घर खरीदने वालों के लिए वो ये कि बैंकर और डेवलपर या बैंकर और बिल्डर आपस में बैंक्रप्सी कोर्ट में एक दूसरे के से लड़ रहे हैं और रिजोल्यूशन की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच में जिसको मकान मिल चुका है, जिसने मकान अलॉट हो चुका है, जिसने मकान पर लोन भी करा लिया है, उसे मकान की डिलीवरी रोक दी जाती है। जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जो मकान के मालिक को रजिस्टर करती हैं या रजिस्ट्री देती हैं, वो भी इस लिटिगेशन के कारण, इस विवाद के कारण मकान की डिलीवरी नहीं करती। तो इस दृष्टि से बहुत बड़ा फैसला है कि जो भी विवाद बिल्डर और बैंकर के बीच में चल रहा है, उसका असर
घर खरीदने वाले पर, होम बायर पर नहीं पड़ेगा और उसे मकान की डिलीवरी मिलेगी और उसकी सारी जो कानूनी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी। इससे विवाद कितनी तेजी से सुधरेंगे, निपटेंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन वो लोग जो बिल्डर को पैसा दे चुके हैं और बिल्डर ने बैंकर के लिए डिफॉल्ट किया, इस झगड़े में फंसे हुए हैं, उन्हें मकान मिलना आसान हो जाएगा। सर, ये फैसला लागू कैसे होगा? इस लागू कराने के लिए जो फैसला किया गया, इसमें फैसिलिटेटर्स की भूमिका होगी। फैसिलिटेटर्स अपॉइंट किए जाएंगे, जहां बड़े होम बायर हैं, जिनके बड़े ग्रुप हैं, उनके मकानों का पोजीशन उन्हें दिलाने के लिए और उनके मकानों की रजिस्ट्री और उनके मकानों को कानूनी रूप से वैध कराने के लिए फैसिलिटेटर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। जो होम बायर हैं या जिनका घर है, उनको घर दिलवाने का रास्ता खोलेंगे और इस पूरी प्रक्रिया पर उस विवाद का असर नहीं पड़ेगा जो बैंकर और बिल्डर के बीच चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा आरबीआई की पॉलिसी पर। आरबीआई की पॉलिसी की जो घोषणा होगी, ब्याज दरों पर जो ऐलान होगा, वो कल सुबह 10 बजे होगा। 12 बजे आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। संजय मल्होत्रा जी ये पहली पॉलिसी अपनी अनाउंस करेंगे। चर्चा ये है, उम्मीद ये है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था जो है वो 4 साल के निचले स्तर पर आर्थिक विकास दर आ गई है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ महंगाई, कमज़ोर रुपया भी आरबीआई की टेबल पर होगा। ऐसे में आरबीआई करेगा क्या? एक एक कर इसकी गुत्थी खोलते हैं। सर, सबसे पहली टिप्पणी आ गई आपकी महंगाई पर। महंगाई कितनी बड़ी चिंता है, कितनी बड़ी चुनौती है? महंगाई पर कम चर्चा हुई, बजट की रोशनी में भी कम चर्चा हुई, लेकिन अगर आप आंकड़े करीब से देखें तो कोर इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है। करीब 3.8% के आसपास है, जो 4% का टारगेट आरबीआई ने कोर इन्फ्लेशन के लिए रखा है। कोर इन्फ्लेशन में एनर्जी यानी ईंधन की और फूड की इन्फ्लेशन शामिल नहीं होती। तो इस दृष्टि से अगर रिजर्व बैंक को देखें तो वो ब्याज दरें घटाने के लिए कोर इन्फ्लेशन के नजरिए से कंफर्टेबल पोजीशन में है, उसे आरामदेह स्थिति में है। ये लक्ष्य उसने हासिल कर लिया है। लेकिन अगर फूड इन्फ्लेशन का टारगेट देखें तो फूड इन्फ्लेशन अभी भी 6.5% से ऊपर है और ये स्थिति आगे और चुनौतीपूर्ण होने की संभावना है, क्योंकि रुपए में कमजोरी है। खाद्य तेल का, दालों का आयात होता है, जो आने वाले समय में महंगी होंगी। तो महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक दो तरीके की परस्पर विरोधी चुनौतियों के बीच फंसा हुआ है। खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी अभी भी चुनौती बनी हुई है, कोर इन्फ्लेशन में कमी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि 6.5% के आसपास की महंगाई दर को एक बार आरबीआई इग्नोर कर सकता है, नकार सकता है, क्योंकि उसे भारत की आर्थिक विकास दर में करीब 4 साल की न्यूनतम स्तर दिखाई दे रहा है और उस स्थिति में शायद रिजर्व बैंक पर यह दबाव रहेगा कि वो कर्ज की लागत को कुछ सस्ता करे। सर, अगला सवाल सीधा सवाल, ब्याज दरें कम होंगी, नहीं होंगी, होंगी तो कितनी होंगी? ब्याज दरें कम होने की संभावनाएं अभी से लेकर जो आज हम जहां खड़े हुए हैं वहां अब 50% रह गई हैं। अभी से 2 हफ्ते पहले तक इस बात की संभावना ज़्यादा थी कि शायद रिजर्व बैंक 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करेगा, पर अब रुपए की गिरावट ने, खासतौर से रुपए की कमजोरी ने रिजर्व बैंक के लिए दुविधा और चुनौती बढ़ा दी है। रुपया जितनी तेजी से गिरा है और उसके बाद ब्याज दरों में कमी की संभावना बनने के बाद रुपए में और तेज जो गिरावट आई है, उससे रिजर्व बैंक की जो पूरी गणित है ब्याज दर कम करने की, वो लड़खड़ा गई है। ऐसी स्थिति में अब अगर आज आप लोगों से बात करें बाजार में तो 50% लोग बटे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर रिजर्व बैंक ग्रोथ की तरफ देखेगा, ग्रोथ बढ़ाने की तरफ देखेगा, उसकी वजह है क्योंकि इस बार सरकार ने कैपेक्स में अपनी तरफ से कोई खर्च में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की है। अर्थव्यवस्था में मांग लाने के लिए जिम्मेदारी रिजर्व बैंक पर है और रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कमी करने का संकेत रिजर्व बैंक की तरफ से दिया भी जाता रहा है। तो अगर वो ग्रोथ की तरफ देखेगा, डिमांड की तरफ देखेगा, तो उसे ब्याज दर कम करनी होगी। पर सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा रोड़ा है रुपए की गिरावट, जो पूरी की पूरी रिजर्व बैंक की गणित और मॉनेटरी गणित को बदल सकता है। सर, तीसरा और सबसे अहम सवाल, ये ब्याज दर राहत ज्यादा लेकर आएगी या मुसीबत? ब्याज दर से राहत कितनी मिलेगी ये कहना मुश्किल है शुभम, कि यहाँ एक पैराडॉक्स, एक अंतर विरोध दिखता है। हमने भारत में पिछले 3-4 सालों में कर्ज की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी है, उस दौरान जबकि ब्याज दरें काफ़ी ऊंची थी और रिजर्व बैंक को दखल देकर बाजार में कर्ज की मांग कम करनी पड़ी, पर्सनल लोन की, क्रेडिट कार्ड की, क्योंकि रिकॉर्ड ग्रोथ थी। तो कहीं भी कर्ज की मांग में ब्याज दरें ऊंची होना बाधा नहीं दिखा पिछले 3 साल में। पर यहाँ जो दूसरी चुनौती है वो रुपए की कमजोरी की है। रुपया 87 के आसपास है, ब्याज दर में कमी के कारण और गिर रहा है, और जब भी कोई देश अपने यहाँ ब्याज दर कम करता है तो उसकी करेंसी की डिवैल्यूएशन की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसकी वजह है कि एक तो जो फिक्स्ड एसेट हैं
हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उन पर यील्ड कम होती है और निवेशक वहाँ से वापस निकलते हैं। दूसरा, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ने का खतरा दिखाई देता है, जिसके कारण भी निवेशक थोड़ा हिचकते हैं। और इसके अलावा जो अलग अलग एसेट पर रिटर्न्स हैं अलग अलग बाजारों में, उसके बीच में भी एक मिसमैच पैदा होता है। अब रिजर्व बैंक इस दुविधा में है कि विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं, वापस खरीदारी शुरू की थी, फिर उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी है। रुपए पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भी ज़्यादा है, डॉलर इस समय तप रहा है अपनी तेजी के साथ। ऐसी स्थिति में अगर ब्याज दरों में कोई भी कमी की जाती है तो रुपए की गिरावट रोकना मुश्किल होगा, असंभव हो जाएगा, रुपया और तेजी से गिरेगा। तो अब एक तरीके की ऑप्शंस चॉइस है, रिजर्व बैंक को इन दोनों के बीच में एक विकल्प चुनना है। और इसीलिए 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का मौद्रिक आधार तो बन रहा है, पर रुपए की गिरावट की रोशनी में इस बात की भी संभावना है कि शायद रिजर्व बैंक अभी ब्याज दरों में कटौती को एक और मीटिंग के लिए टाल दे। लेकिन ये माना जा रहा है कि टालने के बाद भी रुपए की गिरावट रोकना संभव नहीं होगा, क्योंकि रुपए की गिरावट के और भी दूसरे कई कारण हैं और इसलिए ये दुविधा में दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर पर, जो है ट्रंप, बोनस और ट्रंप। तो 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक प्रस्तावित है, संभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इससे पहले बजट के रास्ते ट्रंप को साधने की एक कोशिश भारत कर चुका है। आपको याद होगा, हमने अपने पहले बोनस पॉइंट में ये बताया था आपको कि किसी तरीके की ट्रेड डील या किसी तरीके के समझौते पर भारत अमेरिका के साथ आगे बढ़ सकता है, और वही हुआ। चर्चाएं ये भी हैं कि अब इस बैठक से पहले भारत कई तरीके के टैरिफ रिवीजन पर भी विचार कर सकता है। चर्चा करते हैं हम इस पूरी खबर पर कि इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं। सर, पहली बात, ट्रंप को मनाने के लिए क्या क्या बदलने जा रहा है भारत? ट्रंप को मनाने के लिए भारत ने अपनी कस्टम ड्यूटी ऊंची रखने की और स्वदेशी संरक्षण की नीति को लगभग छोड़ दिया है। इस वजह से कुछ संकेत मिले जो हमने आपको बताए थे, कुछ और संकेत भविष्य में मिल रहे हैं। एक तो जो ताजे बदलाव हुए, उसके बाद भारत में जो कस्टम ड्यूटी की औसत दर है उसमें लंबे समय बाद कमी आई। इसके बाद अब जो नई इंपोर्ट ड्यूटी कट की संभावना है, जिसको लेकर ट्रंप को मनाने की कोशिश की जाएगी, उसमें लग्जरी कारें शामिल हैं। इसका फ़ायदा टेस्ला को मिलेगा, ऐसा संकेत मिल रहे हैं। 1600 सीसी तक की बाइक, सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल और फिश हाइड्रेट और स्क्रैप आदि चीज़ें हैं। करीब करीब 30 आइटम्स की चर्चा शुरू में मिल रही है अलग अलग सूत्रों से, जिसमें जिनको भारत सरकार जिन पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी करके ट्रंप को मनाने की कोशिश करेगी। और ट्रंप बड़े टफ बार्गेनर हैं, बड़े सख्त सौदेबाज हैं, और ये सारी कोशिशें इस दृष्टि से की जा रही हैं कि ट्रंप आने वाले समय में भारतीय आयातों पर या भारत से होने वाले सामानों पर कोई दंडात्मक ड्यूटी न लगाएं, जैसी कि उन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चाइना के मामले में की है। इसके अलावा ये भी चर्चा है कि भारत लग्जरी कारों पर, याट पर और केमिकल्स पर जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाता है, AIDC सेस लगाता है, उसमें भी कमी की जा सकती है। तो इसके अलावा जो ट्रेड डील की संभावना है वो पहले से एजेंडे पर है, उसकी भी चर्चा हमने आपसे की थी अपने पिछले बोनस पॉइंट में, कि भारत की तरफ से ट्रंप को मनाने के लिए किसी ट्रेड डील का ऑफर भी किया जाएगा कि एक छोटी मोटी ट्रेड डील अमेरिका के साथ कर ली जाए। हालांकि ट्रंप उसके लिए मानेंगे कि नहीं, ये हमें देखना होगा। तो सर, इतनी अफरा तफरी क्यों है ट्रंप को लेकर? अभी भारत पर तो किसी तरीके का कोई टैरिफ लगाया नहीं गया, प्रधानमंत्री की बात भी हो गई, कई देशों पर टैरिफ आए, भारत पे कोई सीधा टैरिफ भी नहीं आया, बातचीत के लिए भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री, अभी फिर इतनी अफरा तफरी है क्यों? असल में ट्रंप व्यापार को लेकर बेहद आक्रामक है। अगर आपको याद हो, 27 जनवरी को जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन पर बातचीत हुई थी, उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी हुआ था व्हाइट हाउस से, उस स्टेटमेंट की भाषा बड़ी तीखी और दो टूक थी। उस स्टेटमेंट में साफ साफ कहा गया था कि प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि भारत अमेरिका से सिक्योरिटी इक्विपमेंट खरीदे, यानी रक्षा सामानों का आयात करे और बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस को अच्छा करे। ट्रंप का इतिहास, भले ही ट्रंप प्रत्यक्ष रूप से भारत के मित्र हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हों, लेकिन ट्रंप का जो पिछला इतिहास है, जो हम आपको डेटा पॉइंट में दिखा रहे हैं, वो बेहद आक्रामक है भारत के प्रति ट्रेड को लेकर। 2018 में ट्रंप ने स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, जिसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया था। जो जनरल GSP व्यवस्था है, जिसमें कि अमेरिका कुछ देशों से इंपोर्ट्स को प्रेफरेंस देता है, उस व्यवस्था से भारत को बाहर कर दिया था 2019 में GSP की व्यवस्था से, और इससे करीब करीब
5.8 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट जो इंडिया से होते थे वो सीधे प्रभावित हुए थे, क्योंकि यहाँ भारत को ज़्यादा ड्यूटी पे करनी पड़ी थी। इसमें टेक्सटाइल पर, लेदर पर और इंजीनियरिंग गुड्स पर सीधा असर पड़ा था इस फैसले के बाद, जो 2019 की बात थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चुनौती ट्रंप ने भारत के व्यापार के लिए रखी थी वो WTO में थी। भारत की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीमों को अमेरिका ने WTO में चुनौती दी थी। भारत को वो मुकदमा हारना पड़ा और उसके बाद ही भारत में ये नई स्कीम जो बजट के बाद लॉन्च की गई थी, जो भारत में उद्योगों को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने की स्कीम थी, जिसको PLI स्कीम कहा जाता है, उसके बाद ही लाई गई थी। तो ट्रंप का इतिहास व्यापारिक समझौतों के मामले में, व्यापारिक सौदों के मामले में भारत के प्रति आक्रामक है और प्रत्यक्ष रूप से वो कह भी चुके हैं भारत को कि भारत टैरिफ किंग है। इसलिए इस बार सरकार के भीतर ट्रंप के भविष्य के फैसलों को लेकर और ज़्यादा अफरा तफरी, क्योंकि ट्रंप दुनिया भर के अपने ट्रेड पार्टनर्स पर सीधी और कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर ड्यूटीज़ लगा रहे हैं। इसलिए भारतीय बाजार में, भारतीय सरकार के भीतर इस बात की कोशिश चल रही है कि अधिकतम कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ट्रंप मान जाएं और वो भारतीय व्यापार पर या भारतीय निर्यात पर कुछ सख्ती ना करें। देखना ही होगा कि ट्रंप इन सारे प्रस्तावों पर मानेंगे या कुछ और मांगेंगे। सर, लेकिन अगर ठीक है ट्रंप इन प्रस्तावों पर भी मान गए, तो भारत की अपनी स्वदेशी जो पूरी मुहिम थी, मेक इन इंडिया जो मुहिम थी, इन सब का फिर क्या होगा? भारत के लिए बड़ी चुनौती है। और देखिए 2014 के बाद से अगर हम भारत की कस्टम ड्यूटी नीति को देखें तो वो प्रोटेक्शनिस्ट रही है। इस पर भारत सरकार के अधिकारी भी कहते रहे, लेकिन अभी ट्रंप के आने के बाद सरकार की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए कि भारत संरक्षणवादी नहीं है, प्रोटेक्शनिस्ट नहीं है, स्वदेशीवादी नहीं है। यानी वो जो सारी कोशिशें अगर आप 2014 के बाद से देखें तो भारत ने अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ को घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए खुलकर इस्तेमाल किया है और उसे स्वीकार भी किया है कि हम घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आयात को महंगा रखते हैं। अब ट्रंप उससे बड़े प्रोटेक्शनिस्ट हो गए हैं और ट्रंप अपने बाजार को, अपने देश के उद्योगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है जिससे कि भारत के निर्यात पर असर पड़ेगा और इसलिए ऐसा लगता है कि भारत को पीछे हटना पड़ेगा। डेटा पॉइंट में चार्ट देखिए, अभी भी भारत में इंपोर्ट ड्यूटीज़, एवरेज इंपोर्ट ड्यूटीज़ कस्टम ड्यूटी के रिडक्शन के बाद 10.66% है, जो अभी हमने बजट में देखा था। चीन में 7.4% हैं और अमेरिका में 3.4% हैं। ये वो आंकड़ा है जो ये बता रहा है कि इन रियायतों के बाद कारों पर, मोटरसाइकिल पर, फिश प्रोडक्ट पर, सोलर सेल पर, इन रियायतों के बाद भी क्या ट्रंप इतने पर मान जाएंगे या वो भारत से कुछ और ज़्यादा मांगेंगे। भारत जितनी ज़मीन या जितनी चीज़ें ट्रंप के सामने रख रहा है उससे ट्रंप राजी होंगे या वो और भी उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की बात करेंगे। और ऐसी स्थिति में भारतीय उद्योगों के संरक्षण की जो मुहिम है, जिसको स्वदेशी की मुहिम कहा जाता है, उस पर ज़रूर धक्का लगेगा और यही भारत की औद्योगिक व्यापार नीति की सबसे बड़ी दुविधा है ट्रंप के व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद, कि ट्रंप अपने उद्योगों को संरक्षित करने के लिए भारतीय उद्योगों को जो मिले हुए संरक्षण हैं उनको निशाना बना रहे हैं और इसके बीच में वो बैलेंस कैसे आएगा, वो संतुलन कैसे स्ट्राइक होगा, ये हमें पता चलेगा जब भारतीय प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी और उससे किस तरीके के समझौते और सौदे निकलते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ जोड़ना जरूरी है कि ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में व्यापार को लेकर भारत पर बेहद आक्रामक थे और भारत ने उन्हें प्लेकेट करने के लिए, समझाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए रक्षा क्षेत्र में सौदे किए थे, रक्षा उपकरणों की खरीद की थी। तो क्या भारत कोई एक और बड़ा एजेंडा लेकर वहां पहुंचेगा जहां वो अमेरिका से हथियार खरीदेगा और उसके बदले ट्रंप से कोई बार्गेन किया जाएगा? बेहद दिलचस्प होगी ये मुलाकात कि भारत की ट्रंप के लिए बार्गेनिंग चिप्स क्या हैं, किन मुद्दों पर ट्रंप के साथ सौदेबाजी की जाएगी और उनकी आक्रामकता को रोकने की कोशिश की जाएगी। और इसलिए भारत और अमेरिका के पर उच्च स्तर की बैठक जो अगले सप्ताहों में होगी उस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं ओपन एआई के CEO सैम ऑल्टमैन के भारत दौरे की तरफ। सैम ऑल्टमैन भारत आए, भारत के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मिले। भारत ओपन एआई के लिए बड़ा बाजार है। बीते 1 सालों में ChatGPT ओपन एआई के जो यूज़र्स हैं उनकी संख्या 3 गुनी बढ़ गई है। ये मुलाकात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये डीप सीक के बाद एक बड़ी यात्रा है सैम ऑल्टमैन की, वो बाजार में आकर खुद मिल रहे हैं। सर, पहला सवाल मेरा यही है, क्या ये जो बैठक है इसकी पृष्ठभूमि में या इसके बैकड्रॉप में क्या डीप सीक का खतरा है?
स्वाभाविक बात है, डीपसीक का खतरा। रिसेंट डेटा पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। ओपन आई के लिए डीपसीक बड़ी चुनौती है, पूरी दुनिया का बाजार इसे स्वीकार कर रहा है। चैट जीपीटी के लिए, जिसको ओपन आई कहते हैं, डीपसीक कैसे खतरा है? डीपसीक के एपीआई की लागत चैट जीपीटी से 93% कम है। किसी भी एआई डेवलपर का है, किसी एआई लैंग्वेज मॉडल बनाने वाली कंपनी का जो प्रमुख धंधा या बिजनेस है वो एपीआई बेचने का है। क्योंकि डीपसीक का एपीआई सस्ता है, इसलिए पूरी दुनिया में लोगों को ये लग रहा है कि ओपन आई का एपीआई मार्केट में से हिस्सा घटता चला जाएगा। हाल फिलहाल में एक सर्वे आया था जिसमें पाया गया था कि भारत में 30% एआई यूजर्स ऐसे हैं जो डीपसीक पर चले जा सकते हैं, डीपसीक को चुन सकते हैं, क्योंकि उनके लिए डीपसीक को लेने की लागत कम है ओपन एआई के ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये कि दुनिया भर में सबसे तेज़ी से डाउनलोड होने वाला ऐप डीपसीक हो गया है, जबकि ओपन आई से पहले था। अमेरिका में खुद जहां ओपन आई मौजूद है वहाँ अमेजन ने डीपसीक के R1 को इंटीग्रेट कर लिया है, और इसके अलावा जो परप्लेक्सिटी है उसने भी R1 को, जो कि इंटरनेट बेस्ड एआई सर्च प्रोग्राम है, उसने भी R1 को स्वीकार कर लिया है। और इस परिस्थिति ने सैम अल्टमैन के लिए, ओपन आई के लिए बाजार खोने का खतरा पैदा कर दिया है। इसलिए हम सैम अल्टमैन की भारत यात्रा और उनकी उत्सुकता और उनकी इतनी बेचैनी देख रहे हैं, ताकि वो भारतीय बाजार को खोने से बचा सकें या भारतीय बाजार में कुछ ऐसा कर सकें। हालांकि उनकी चुनौतियां और गहरी हैं, जिसको हम अगले डेटा पॉइंट में भी समझने की कोशिश करेंगे। सर, दूसरा सवाल जो है वो अपने ही घर में जो ओपन एआई की दूसरी मुसीबत है वो है एलन मस्क से सीधी आर पार। वहाँ कानूनी लड़ाई में फंसते दिख रहे हैं। तो ये इस समय कितना कठिन समय है ओपन एआई के लिए, एक तरफ तो बिजनेस की तरफ से और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल सेटअप भी इस समय अमेरिका में है वो उनके पक्ष में नहीं। दोहरी चुनौतियां हैं। मतलब सैम अल्टमैन के लिए पहली जो चुनौती है वो डीपसीक है। दूसरी जो सैम अल्टमैन की सबसे बड़ी चुनौती है जो अभी हमको दिखाई दे रही है वो ओपन एआई के अपने लॉसेज हैं, अपने घाटे हैं। 2024 में ओपन एआई का लॉस करीब 3.7 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू पर $5 बिलियन का लॉस था। 2026 में ऐसा माना जा रहा है कि ओपन एआई का घाटा करीब 14 बिलियन डॉलर हो जाएगा और 2028 में 44 बिलियन डॉलर हो जाएगा। ओपन आई ने अपने ब्रेक इवन का टारगेट 2030 रखा था, को बढ़ाकर 2030 कर दिया है, लेकिन डीपसीक की रोशनी में ये और आगे बढ़ सकता है। तो ओपन आई की जो पूरी फिनांसिंग बैकग्राउंड है, जो ओपन आई का पूरा रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है, वो वैसे ही लड़खड़ाया हुआ है। बल्कि अमेरिका के बाजारों में ओपन आई के भविष्य में वित्तीय संकट में फंसने की भविष्यवाणियां भी तैर रही हैं। उस बीच में डीपसीक ने आकर बाजार में, जिस बाजार में ओपन आई लीडर थी, उस बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। तीसरी बड़ी चीज़ जो राजनीतिक चुनौती सैम अल्टमैन के लिए है वो है अमेरिका में एलन मस्क की बढ़ती हुई ताकत। एलन मस्क चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के खास है, एक सरकारी विभाग के मुखिया हैं, और उन्होंने अमेरिका की अदालत में ओपन एआई को चुनौती दे रखी है, और वो मामला कल ही परसों में सुनवाई में आया है। और उन्होंने ओपन एआई को पर आरोप लगाया है कि फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, लोगों से पैसा ले रहा है, और ये फ्री एआई प्लेटफॉर्म नहीं है। ओपन एआई और सैम अल्टमैन और एलन मस्क के बीच की जंग या प्रतिद्वंदिता काफ़ी पुरानी है। तो इसलिए पूरा माहौल ओपन आई और सैम अल्टमैन के विपरीत है। चीन का दबाव है, बाजार में घटता निवेश है, और ऊपर से अमेरिका की सरकार और ख़ासतौर से अमेरिका की सरकार के सबसे प्रमुख व्यक्ति एलन मस्क खुलकर ओपन एआई के पीछे पड़े हुए हैं। और इसलिए ये यात्रा सैम अल्टमैन की भारत की यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि वो भारतीय बाजार में कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे कि ओपन आई इस बाजार का सबसे बड़ा प्लेयर है, इस बाजार में उसकी हिस्सेदारी बनी रहे। चलिए अगली खबर, टेमू और शीन पर सख्ती। ईयू ने ई कॉमर्स के इंपोर्ट को, अनसेफ इंपोर्ट को दरअसल टारगेट किया है, और इस टारगेट पर सबसे पहले सामने आई हैं टेमू और शीन जैसी कंपनियां। इनको जो ईयू का कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है इसके तहत दोषी पाया गया है। आरोप यह है कि ये अनसेफ और लो कॉस्ट के प्रोडक्ट को भेज रहे हैं। करीब 91% चीन से ईयू में आने वाले इंपोर्ट जो है इसका परसेंटेज 2024 में बढ़ गया है, 2023 की तुलना में 2 गुना हुआ है। सर, क्या ये पूरा मामला है ईयू, टेमू और शीन का? शीन तो भारत में भी एंट्री कर रही थी, अमेरिका में भी काम करती है, तो क्या ये पूरा मामला है इन दोनों कंपनियों का? इस खबर में भी काफ़ी दिलचस्पी होगी भारत के लोगों की, क्योंकि जैसा शुभम ने आपसे कहा कि रिलायंस के साथ शीन भारतीय बाजार में आई है। शीन सस्ता फैशन ब्रांड है जो कि कपड़े बेचती है। हुआ ये कि ईयू की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी है, जो उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी है, उसने टेमू एक मार्केट प्लेस है और शीन फैशन ब्रांड है,
इनके कामकाज की, इनके कारोबार की और इनके सामानों की पड़ताल की ईयू के बाज़ारों में, और ये पाया गया कि एक किस्म की डंपिंग कर रहे हैं टेमू और शीन यूरोपियन यूनियन के बाज़ारों में, जिसका असर वहाँ के कारोबारों पर भी पड़ रहा है, वहाँ के उत्पादकों पर भी पड़ रहा है, और ये उत्पाद क्वालिटी में भी डेंजरस हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। और इसलिए ये पहली बड़ी कार्रवाई है यूरोपियन यूनियन की तरफ से चाइना के 2 ब्रांड्स के ऊपर, टेमू और शीन के ऊपर, जिन पर सख्ती की गई है, और ये कहा गया है कि इनके सामान अब बाज़ार में नहीं आएंगे। और केवल ईयू ने ऐसा नहीं किया है शुभम, अमेरिका ने भी 2 दिन पहले लगभग ऐसा ही फैसला लिया है, और अमेरिका की जो पोस्टल सर्विस है उसने शीन के से आने वाले कंसाइनमेंट्स रोक दिए हैं। यानी अमेरिका के बाजार में भी शीन के उत्पादों पर सवाल उठे हैं, शीन के उत्पादों में शीन कंपनी पर डंपिंग के आरोप लगे हैं। तो ये दोनों कंपनियां ट्रेड वार के बीच में, ट्रेड वार के कई सारे आयाम हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके बीच चीन की ये दोनों प्रमुख कंपनियां ईयू और अमेरिका दोनों के रेगुलेटर्स के निशाने पर आ गई हैं। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये कार्यक्रम अमर उजाला के मुख्य प्लेटफॉर्म पर या किसी और माध्यम से देख रहे हैं तो AU द बोनस हमारा हैंडल है यूट्यूब का, इसको आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। कोई भी नई पेशकश, कोई भी नया शो, कोई भी नया कंटेंट जैसी अपलोड होगा आपके पास तत्काल पहुंच जाएगा। कल फिर मिलते हैं शाम को नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ, अंशुमान जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।